दुनिया भर के बाजारों से फिर से है बेहतरीन संकेत। बड़ा सवाल है कि आज 10,900 के दर्शन होंगे क्या। हफ्ते का है आखिरी ट्रेडिंग सेशन, सुस्त शुरुआत के आसार और उसके बाद कितनी तेजी बनेगी, इस पर होगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। मैं हूं डिम्पी कालरा। भले आज बाजार दौड़े ना दौड़े, लेकिन हम तो दौड़ने वाले हैं 13 तारीख। बिल्कुल, तो जी बिजनेस पर आपको जो पसंद है वही होता है। जी हाँ, आपने पिछले हफ्ते हमारी फ्राइडे ड्रेसिंग को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, तो आज फिर से जी बिजनेस की पूरी टीम फ्राइडे ड्रेसिंग में आपके साथ है। कुछ इनफॉर्मल, कुछ आप ही की तरह दिखने की कोशिश, और इस कोशिश में आज हम एक खास मकसद से, खास उद्देश्य से ये कर रहे हैं, और वो ये कि रविवार को है बीएसई बुल रन, और जी बिजनेस और बीएसई का ये साथ में एक आयोजन होना है। सुबह 6 बजे से आप भी वहाँ पर आ सकते हैं। तो आज जी बिजनेस की पूरी टीम इस बीएसई बुल रन में फ्राइडे ड्रेसिंग को साथ में जोड़ कर करी। तो डिम्पी, मैं और पूरी टीम आज इन्हीं टी शर्ट्स में, उसी ड्रेस कोड में जो आप रविवार को बीएसई बुल रन में देखेंगे, आप सब भी पहनेंगे, हम भी पहनेंगे। बिल्कुल। और ये 13 तारीख को है, बीकेसी में आपको पहुंचना है। वैसे संडे का दिन होता है, अमूमन लोग थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन इस बार संडे थोड़ा जल्दी उठिए। और इस मैराथन के साथ, क्योंकि इंडस्ट्री के दिग्गज तो हैं ही हैं, बिल्कुल, और फिल्म इंडस्ट्री के इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और मतलब बाजार, और सबसे बड़ी बात, जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जी बिजनेस की टीम का हर एक मेंबर वहां पर होगा। सब के सब वो लोग जिन्हें आप देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे हो या फिर पर्दे के आगे वाले, सारे लोग आपका साथ देने के लिए लगाएंगे दौड़। तो तैयार हो जाइए आप भी। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आज के ग्लोबल मार्केट के संकेत देख लेते हैं और ट्रिगर के साथ शुरुआत करते हैं। 4 अहम ट्रिगर जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिखेंगे, इन ट्रिगर के बेसिस पर आज बाजार अपना असर दिखाएगा। पहला, टीसीएस के नतीजे, कई मायनों में इसके नतीजे खराब भी हैं, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। टीसीएस की छाया कहीं इन्फोसिस पे तो नहीं जा रही है, इसलिए इन्फोसिस के नंबर्स का भी प्रीव्यू हम आपके सामने जरूर रखेंगे कि इसमें क्या करना है। खास इन्फोसिस में बायबैक और डिविडेंड का भी घोषणा होगी। आपको ध्यान, हमने सबसे पहले आपको एक खबर दी थी, वापस से 11,000 की तरफ बढ़ता हुआ एसजीएक्स निफ्टी उसके करीब तो है। क्या फिर से फिसल जाएंगे या इस बार ये आंकड़े को हम पार कर लेंगे या फिर अचीव कर लेंगे, ये एक अहम सवाल है। आज शुक्रवार का दिन है, हो सकता है बड़ी मूवमेंट आ जाए। और लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कच्चा तेल भी $60 के ऊपर आ चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इस समीकरण को भी देखना, जो कि रुपए और क्रूड का यानी कि C2 फैक्टर आज कितना असर करता है। लेकिन सबसे पहले आज ग्लोबल मार्केट के संकेत से शुरू करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट के संकेत लगातार फिर से पॉजिटिव है। आज एसजीएक्स निफ्टी फिर से 30-40 पॉइंट ऊपर है। पता ही नहीं है, लगातार 5 दिन से अमेरिका बढ़ गया। हाँ, मतलब अंदाजा ही नहीं है, और हर रोज लगता है गिरेगा और हर रोज बढ़ रहा है। कल देखिए जब बंद हुए हम, तो 150 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर्स, और बंद हुआ है 150 पॉइंट ऊपर जाकर। आज फिर से डाउ फ्यूचर 30-32 नीचे दिख रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह, अमेरिकी बाजारों का कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही बेहतरीन था। डिब्बी जहां खुले वहां से जो फर्स्ट हाफ में कमजोरी रही और सेकंड हाफ की जो रिकवरी, देखिए हमेशा बाजार की तेजी या मंदी में एक चीज ध्यान रख लीजिए, सेकंड हाफ में क्या होता है वो बहुत अहमियत वाला होता है। फर्स्ट हाफ में तो आप दिन की तैयारी करते हैं, सबको पता है कि ये ट्रेड लेना है, वो ट्रेड लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन सेकंड हाफ में बाजार जो चलता है वो अपनी चलता है, वो किसी की सुनता नहीं। तो अगर सेकंड हाफ में बाजार दिन के उच्चतम स्तरों पर जाकर बंद होते हैं, एकदम लोअर लेवल पर बंद होते हैं, तो वो बड़े मायने रखता है। और कल अमेरिका में जिस तरह की रिकवरी शानदार हुई, इसका मतलब क्लियर कट है कि 23,500 के आसपास एक अड़चन जो दिख रही थी, 22,000 से जो एक करेक्शन शुरू हुआ ऊपर की तरफ का, उसे बहुत अच्छे से पार किया है, और वो अब 24,000 पर डाउ आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की ये जो तेजी है बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। अब आइए कि क्यों हांगकांग में इतना उत्साह नहीं है। नहीं होगा, उनकी मर्जी है, लेकिन हमारे लिए संकेत बेहतर है। क्यों बेहतर है, या कम से कम न्यूट्रल तो है ही। वो इसलिए डिम्पी की कच्चा तेल जसकता से 61 के आसपास, रुपया वहीं का वहीं है, तो न रुपया गिर रहा है न बढ़ रहा है, न कच्चा तेल गिर रहा है बढ़ रहा है, और उसके ऊपर अमेरिका की रिकवरी और हांगकांग की स्थिरता। तो मुझे क्या चाहिए, हमारे बाजार जब खुले तब हांगकांग के बाजार ये 50-60 पॉइंट भी ऊपर होंगे तो भी चलेगा। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़े बढ़ जाएं, संभावना है, तो उसके दम पर हम एक पॉजिटिव शुरुआत कर पाएंगे। और कल जो हमारा करेक्शन हुआ, उस करेक्शन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का था। आप बैंक निफ्टी को छोड़ दें जो 200 पॉइंट गिरा है, तो बाकी कोई निफ्टी ऐसा खराब था नहीं, और न 10-800 को पूरे दिन भर में तोड़ा है कल। तो इसलिए बाजार किसी भी लिहाज से कल की 33 पॉइंट की कमजोरी से मूड मत बिगाड़िए, हम अच्छे ही हैं, बस सिंपल। कल भी वैसे भी 801 का लो बनाया था निफ्टी ने स्पॉट में, उस पर तोड़ा न्यूज लेवल को। अब आते हैं जरा दूसरे संकेतों पे, एफआई से लेकर ट्रेंड तक, वो कैसे दिख रहा है आपको? एफआई पॉजिटिव है। कल भी हम ये कह रहे थे कि न्यूट्रल से पॉजिटिव रखे जाएं, थोड़ा सा एक बार सावधानी के हिसाब से न्यूट्रल रखा था, लेकिन आज फिर से संकेत पॉजिटिव साइड पर है। घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं,
ये पॉजिटिव से थोड़ा सा नीचे आए हैं। एफएनओ के संकेत माफ कीजिएगा न्यूट्रल है। सेंटिमेंट कल थोड़ा नेगेटिव साइड पर था, आज नेगेटिव से थोड़ा ऊपर स्टेबल, ठीक है, खराब नहीं है। पॉजिटिव कर दें या स्टेबल कर दें, दोनों चलेगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं पिछले 4 दिनों से। ये बात पूरा हफ्ता ट्रेंड पॉजिटिव है। पूरा हफ्ता ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। 10,700 को हमने एक बार जो पार किया, फिर वापस उस लेवल को देखा नहीं और 800 को बचाने की और एक कोशिश। आज निर्णायक लेवल से ऊपर आपने एक और लाइन लिखी है कि आज वॉलेटाइल होगा और रेंज 200 पॉइंट के निफ्टी के। शुक्रवार का असर है। हाँ, ये कल भी लिखा था और आज भी लिख रहा हूँ। कल आपने छुट्टी ले ली ना, इसलिए आपको पता नहीं है। एक वजह से छुट्टी। आचार्य मौका है ना। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस फिर ठीक है। लेकिन हाँ, 10,700 10,900 ये है वो 200 पॉइंट की रेंज जिन पे जिसके बीच में बाजार बंद होता रहेगा। ओके। क्लोजिंग बेसिस पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग रेंज निकल कर आ रही है, इसलिए मैं लाइन लिखी। आमतौर पर ऐसा लिखता नहीं हूँ, लेकिन 10,700 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा, 10,900 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा। और छोटा करना है तो ये करते हैं कि 10,725 के नीचे नहीं हो रहा, 10,850 के ऊपर नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये 125 पॉइंट की रेंज में जो बाजार बार बार क्लोजिंग दे रहा है, इस रेंज के बाहर किस तरफ क्लोजिंग देता है वो बड़ी अहमियत वाला होगा। संभावना ज्यादा ऊपर की तरफ की है कि एक आपको बढ़िया क्लोजिंग मिल जाए। 10,850 के ऊपर की अगर आज क्लोजिंग मिलती है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग है, हफ्ते का आखिरी दिन है। और अगर गलती से, हालांकि संभावना बहुत कम है, 10,910 के ऊपर की या 10,900 के ऊपर की कोई भी चल जाएगी, 10,925 हो तो क्या कहने, वो जो क्लोजिंग मिल गई तो आने वाले हफ्ते में आपको ये एक बार 11,050 11,150 की रेंज में निफ्टी जाता हुआ दिख रहा है। तो 10,925 के ऊपर की अगर आज क्लोजिंग मिलती है तो आराम से फर्स्ट क्लास बढ़िया तेजी करके जाइए, ताकि आप सोमवार को मकर संक्रांति, लोहड़ी, उत्तरायण बहुत अच्छे से मना सकें। तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन मकर संक्रांति से याद आया, हाँ। सोमवार को जी बिजनेस पे पूरे दिन भर बेहद बेहद खास आयोजन है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। और एक खास बात है कि जब हमने ये क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर पे जो आयोजन किया था वो लोगों को बड़ा पसंद आया। तो इस बार हमने फिर ये एक आयोजन किया कि संक्रांत के मौके पर आप एक बढ़िया सी अपनी सेल्फी वो खींचे, फोटो खींचे और जी बिजनेस पर भेजें। हम दिखाएंगे फिर से एक बार। वेरी नाइस। देखो बिल्कुल ठीक इसी तरह, बस पतंगे थोड़ी दिखनी चाहिए, थोड़ा तिल गुड़ खाते हुए सेलिब्रेशन वाली चाहिए। हाँ, ये इस बार सुन लिए भाई लोगों, इस बार है ना ज़्यादा ये अनिल सिंघवी के साथ या डिम्पी कालरा के साथ या जी बिजनेस के साथ फोटो भेजने की कोशिश ना करें। इस बार कुछ अच्छे सेलिब्रेशन वाली करें। हमारे साथ भेजने में क्या मजा है, जो आप अपने परिवार दोस्तों के साथ कर रहे हो। तो हमने ये गुजराती में लाइन लिखी है, तो हालो मोकलो आप तुम्हारी सेल्फी। क्योंकि ये तो देखिए, ये फेस्टिवल वैसे तो हिंदुस्तान में हर कोने में मनाया जाता है, लेकिन गुजरात की बात कुछ खास ही है। तो हमारे जितने गुजराती भाई हैं और जो बहुत ज़्यादा प्यार जी बिजनेस को देते भी हैं, तो उनके लिए खास है सेलिब्रेशन का मौका। सेल्फी भेजिए हमारे ट्विटर हैंडल पर या फिर जी बिजनेस पर। आज इसे भेजना शुरू कर दें, सोमवार को दिन भर आप दिखेंगे फिर से जी बिजनेस पर। एक बार जरा गुजराती वाले वापस से बोल के दिखाइए। तो हालो हालो मोकलो तुम्हारी सेल्फी। ये बड़ी जबरदस्त, गजब। थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ डिम्पी, मतलब काम तो चल जाता है। ये थोड़ी थोड़ी नहीं सर, बहुत है। हम जैसे लोग तो सिर्फ 6 से ही बाहर नहीं निकल पाए। केम छो मजा मत छो, 6 बजे बस से। लेकिन जो सबसे ज्यादा शब्द गुजरात में बोला जाता है संक्रांत के दिन, वो है काईपोचे। काईपोचे मीन्स कट गई पतंग। अच्छा। हाँ, और जो जब पतंग आप उड़ाते हैं तो बोलो उजाओ उजाओ उजाओ, मतलब उड़ाओ पतंग को। अच्छा। ये हाँ, दिल्ली बोलते आईबो, मैंने काटा। अच्छा, आईबो आईबो, ठीक। तो ये इंटरेस्टिंग है, आप अपनी तस्वीरें जरूर भेजिए। अच्छा, इस कार्यक्रम के जरिए हम उत्तरायण का हम पूरी तैयारी भी कर रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज के निर्णायक लेवल जरा मैं एक बार निफ्टी के समझ लेता हूँ। आज के निर्णायक लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के 10,800 निर्णायक लेवल है निफ्टी पर और 27,500 निर्णायक लेवल है बैंक निफ्टी पर। छोटी रेंज 10,800 से 10,875 की है। संभावना पूरी है कि कहीं कहीं आप 10,850 10,875 की रेंज में आज शुरुआत करें और उसके बाद देखेंगे बाजार किस तरफ जाता है। बहुत ताबड़तोड़ तेजी के साथ शुरुआत होने के आसार फिलहाल तो कम दिख रहे हैं, लेकिन खुल जाएंगे हरे निशान में। 10,775 10,900 ये मीडियम रेंज है और 10,750 से 10,925 फिलहाल ये रेंज मानकर चल रहा हूँ। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि 10,925 को आज पार करने की जल्दबाजी में, लेकिन काफी दिन हो गए यहाँ वक्त बिताते हुए, तो बाजार किसी भी दिन, आज आखिरी 1.5 घंटा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ट्रेड का। और इसलिए मैं आज आपको ये जरूर कहूंगा कि क्लोजिंग वाला शो बिल्कुल भी मिस ना करें। वहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। क्लोजिंग शो भी मिस ना करें और दूसरा एक और चीज़ जो हम बात कर रहे थे आज वो भी मिस ना करें,
एक्सीडेंटल परफेक्ट Yes, मैच। हाँ। आज एक्सीडेंटल पीएम वो मूवी जो रिलीज हो रही है जिसमें अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह जी का उनका किरदार निभाया है। बड़ा जबरदस्त किरदार है, लेकिन बड़ा जबरदस्त है और उतनी ही जबरदस्त जी बिजनेस की रिसर्च है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, आप सबको मौका मिलेगा भाग लेने का। हमारे दर्शकों के लिए देखिए, जो भी हमारे कार्यक्रम बनते हैं वो सब दर्शकों को ध्यान में रखकर और उनके चॉइस को, उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए बनते हैं। तो एक्सीडेंटल पीएम, हमने थोड़ा सा पीएम का नाम चेंज कर दिया है, एक्सीडेंटल परफेक्ट मैच। वैसे एक्सीडेंटल से आमतौर पर हिंदी वाले लोग सोचते दुर्घटना, एक्सीडेंटल का मतलब ये भी होता है इंग्लिश में अचानक से हो जाए, कोई अचानक से हो जाना। तो अचानक से कुछ दो चीजों में परफेक्ट मैच बन रहा है। मसलन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि डिम्पी जी किस शेर से मिलते जुलते दिखते हैं, डिम्पी जी मतलब दिखने में नहीं, मतलब आपकी क्वालिटी में, या अनिल सिंह या कोई और किस शेर से मिलता जुलता दिखता है। वैसे हमने क्या किया, नहीं अभी नहीं बताएंगे, 9:45 बजे देखिएगा, 9:45 बजे आपको पूरा बताएंगे। 9:45 बजे पहला एक्सीडेंटल परफेक्ट मैच होगा और मैं आपको कह रहा हूं बहुत मजा आएगा आपको, और आपके लिए मौका है। ये तय हमारे दर्शक करेंगे, हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये राइट उनके पास है? हाँ, ये उनके पास है। आपको तय करना है एक्सीडेंटल परफेक्ट मैच क्या है, कौन है, कैसे। एक बार जरा नजर डाल दीजिए। तो आज दिन भर हर एक घंटे आपको ये एक मौका मिलेगा। पहला मौका 9:45 पर है। हम आपको एक लीडर की क्वालिटी बताएंगे। अच्छा। 3 शेयर बताएंगे। ये 3 शेयर उस लीडर से मिलते जुलते हैं। उसके बाद ट्विटर और फेसबुक पर आपके लिए पोल खुलेगा। ओके। आप चुनाव कीजिए, वोट दीजिए कि कौन सा आपको सही लगता है, और उनमें से जो 3 लकी विनर होंगे उनके नाम हम बताने वाले हैं। अच्छा। हाँ, आज ही दिन के दौरान, आज ही उनके नाम तुरंत फटाफट नाम ही होंगे, उनकी तस्वीर भी होगी। तस्वीर होगी तो तस्वीर भी दिखा देंगे, नहीं नाम तो है ही है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये है एक्सीडेंटल परफेक्ट मैच। बड़ा गजब है। 9:45 मिनट बिल्कुल तैयारी। इसमें हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, अगर हम कोई गेस लगाना चाहें कि हाँ ये शेयर इस पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रहा है तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के बाहर के लोगों के लिए, टीम के लोगों के लिए नहीं, ये नहीं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो आज तो दिन भर आप तैयार रहिएगा। अच्छा, इस बीच हमने निफ्टी के 10,800 और बैंक निफ्टी का 27,500 बैंक निफ्टी का निर्णायक रेंज, और रेंज 27,400 27,700 ये बैंक निफ्टी की छोटी रेंज है। इसके नीचे निकले तो 27,300 अगला अहम सपोर्ट है, 27,800 ऊपर का लेवल, और एक्सट्रीम रेंज जो है 27,300 से लेकर 27,900 की बनती है आपके लिए। ये है बैंक निफ्टी पर, ये 27,200 से लेकर 27,950 की, ये आखिरी और बड़ी रेंज है, इस पर फोकस कीजिए। 2 क्लोजिंग लेवल पर स्टॉप लॉस ले दूं, बहुत छोटे हैं आज निफ्टी। अच्छा। हाँ, स्टॉप लॉस बहुत ऊपर सरक क्या है, 10,800 इसके नीचे निफ्टी बंद होता है, 20 पॉइंट ऊपर है आप। 10,800 के नीचे बंद होते हैं तो तेजी की पोजीशन हल्की सी कम कर लेनी है। ओके। मतलब जितनी ताकत है उससे थोड़ा कम लेकर जाए सोमवार के लिए। ठीक है। अगर 10,800 के नीचे बंद होते तो, और 27,500 के नीचे, 27,520 पे तो आप बंद हुए हैं, 27,510 पे तो 10-15 पॉइंट मतलब हल्का लाल निशान में आपको आज क्लोजिंग मिलती है, तो थोड़ी सी तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए। ठीक है। लेकिन हल्की सी कम करनी है, ओवरबोट होकर नहीं जाना। खत्म कब करनी है वो लेवल दे दूं, वो भी ऊपर आया है 10,725 के ऊपर, अगर के नीचे अगर आप क्लोज होते हैं तो आपको तेजी की पोजीशन खत्म करनी है, और 27,200 के नीचे बैंक निफ्टी पर क्लोज होते हैं तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है। तो देखिए, तेजी की पोजीशन का स्टॉप लॉस दोनों में बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आ रहा है। 1% नीचे का 10,820 पे बंद हुए, 1% नीचे ऑलमोस्ट 10,725 स्टॉप लॉस है। 27,500 पर बंद हुए, ऑलमोस्ट 1% नीचे 27,200 पर आपका स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है। तो 2 स्टॉप लॉस दे दिए मैंने आपको क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है, ये लेकिन ये लेवल क्लोजिंग के है। अगर मान लीजिए ओपनिंग में ही थोड़ा सा नीचे आ जाए 10,800 के, क्योंकि ज्यादा दूर तो है नहीं 120 पे, अगर आए तो फिर 75 और 50, 775 और 750 जो एक्सट्रीम रेंज पे भी है और मीडियम रेंज पे भी है। बिल्कुल उस लेवल को ध्यान रखना। यस। ठीक है। अब निफ्टी के अगर हमको बाय करना हो तो शुरुआत में मान लीजिए आज फ्लैट ही ओपनिंग हमको मिलते तो फिर कैसे करें? 2 तरीके हैं, या तो 10,800 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लीजिए, या 10,800 पर खरीदिए, स्टॉप लॉस 25 पॉइंट नीचे लगा लीजिए। अच्छा। मैं ये मान रहा हूं कि शुरुआत हल्की पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस 10,800 है। 10,875, 10,900, 10,925 3 टारगेट निफ्टी के लिए आज। 10,875 से 10,925 की रेंज में शॉर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं और दूसरा किश्तों में बेचना है।
10,875 पर पूरा बेचकर मुंह ना फुला लें। 10,925 के लिए भी जगह रखे, ठीक है ना, 10,900 के लिए भी थोड़ी जगह रख लें। 3 लॉट बेचने हो वैसा करिएगा, एक एक करके हाँ, और अगर एक ही बेचना हो तो फिर हायर एंड पे बेचिए, नहीं बिके तो कोई बात नहीं। 10,925 तक बेचना है, 10,950 25 पॉइंट के रिस्क है वहां से, ये स्टॉप लॉस हो गया आपका। 10,825 10,800 तक आपको फिर से मिल सकता है मौका अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करने का। आइए बैंक निफ्टी 27,400 ये है स्टॉप लॉस का लेवल, 27,700 27,800 27,900 3 टारगेट है। दूसरा तरीका ये कि अगर 27,400 के आसपास खुले तो भी ले सकते हैं, तब स्टॉप लॉस 27,300 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं मान रहा हूं कि 27,600 के आसपास आप खुल सकते हैं, तो आपका 27,400 स्टॉप लॉस है। और डीपी पिछले 2 सेशन जब आपके साथ शो करा था, आपको याद है दोनों दिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट कॉल नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया। कल पहला दिन था जहां हमने बैंक निफ्टी में शॉर्ट कॉल दिया 3 दिन बाद, और कल आप देखिए बैंक निफ्टी 200 पॉइंट बना, और हमने कहा कि नहीं अब यहां से रुकना है बैंक निफ्टी को, और आज भी शॉर्ट कॉल है, लेकिन शॉर्ट कॉल ऊपर आएगा तो बेचेंगे, जल्दी नहीं है। अब ऊपर कहां बेचना है, क्या 27,700 27,800 की रेंज में ही बेच देना है, या 27,900 से 28,000 की रेंज में बेचना है? देखिए 27,900 28,000 की रेंज तो अगर मिलती है तो क्या कहने, बेस्ट है, वहां तो शॉर्ट करना ही चाहिए। नीचे बेचना है तो वो मैं दिन के दौरान बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। 28,050 आपका स्टॉप लॉस है, 27,750 के टारगेट के लिए करनी है आपको शॉर्ट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लेवल आपका अगर आप बेचना चाहते हैं, वैसे तो 27,900 28,000 है, लेकिन फिर भी एक बार 9,800 पे वापस से जब लेवल फ्रीज होंगे एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं F&O बैन पे, 2 ही शेयर F&O बैन में हैं, जेट एयरवेज और अदानी पावर। अब आते हैं आज के सेक्टर्स पर, तो आज के सेक्टर्स कौन से होंगे? नेगेटिव पॉजिटिव खास ऐसे दिखने में थोड़ा आईटी शेयरों पर दबाव दिख सकता है, हल्की प्रॉफिट बुकिंग नेगेटिव साइड पर, और ऑटो और मेटल दोनों सेल ऑन राइज हो रहे हैं फिर से, थोड़ा उछाल में बिका ली। जिस तरह की रिकवरी की और जिस तरह की तेजी की मैं उम्मीद कर रहा था ना, उतनी बन नहीं रही है, और स्टॉक स्पेसिफिक वाली हो रही है, मेटल्स में भी ऑटो में भी। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा ये कहना चाहिए कि बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं ये तो भाग ही जाएंगे, वैसा नहीं दिख रहा। तो ये एक चीज़ है ऑटो और मेटल को लेकर। पॉजिटिव साइड पे जो मुझे नजर आ रहा है, पॉजिटिव साइड पे एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, जहाँ बाय ऑन डिप्स है, जब तक आईटीसी लीवर के नतीजे नहीं आते खरीदते रहिए नीचे में। हाँ, पिछले 2-3 दिन से खैर आईटीसी और एचयूएल ही चला रहे हैं, बाजार को संभाल रहे हैं। एक्चुअली मैं चलाने तो नहीं कहूँगा, बट हाँ संभालने का काम कर रहे हैं। अब आते हैं आज के एफआईज और F&O के आंकड़ों पे, फिर मैं आपसे आपके स्टॉक्स भी जानूंगा। एफआईज के आंकड़े हैं पॉजिटिव लगातार, तो कल क्या नोटिस हुआ इसमें? कैश में थोड़ा बेचा है 350 करोड़ का, उतना ही 350 करोड़ का फ्यूचर में खरीद लिया उन्होंने, तो आंकड़े ठीक है, खराब नहीं है। और सामने 400 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे एफआईज ने, तो मैं इन्हें न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर मान रहा हूँ। घरेलू फंड ने सिर्फ 11 करोड़ की खरीदारी की, ये न्यूट्रल है ही, बाकी आंकड़ों में बहुत ज्यादा नहीं। एक्चुअली क्या हो रहा है डिप्पी के एफआईज का किसी का इंटरेस्ट फ्यूचर्स में है नहीं, जो थोड़ा बहुत लिमिटेड इंटरेस्ट है वो भी ऑप्शंस में है। 2,000 करोड़ के ऑप्शंस की खरीदारी की है, तो आप देखिए वायदा कारोबार में ओपन इंटरेस्ट बदल ही नहीं रहा। किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे ऐसा नहीं है कि जहाँ 5 लाख शेयर भी निफ्टी के कम या ज्यादा हो रहे हो, तो निफ्टी में ट्रेड करने का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। बैंक निफ्टी में था, वो भी कल खत्म हो गया वीकली एक्सपायरी के साथ। तो अब आज मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि इंडेक्स ट्रेड करेगा कौन, और करेगा तो किस तरफ करेगा। तो जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलेगा ना, इंडेक्स में इंटरेस्ट हो रहा है लोगों का कम, और सब स्टॉक स्पेसिफिक हो रहे हैं। और इसलिए कल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में शानदार खरीदारी दिखी, जबकि दिग्गज कमजोर थे, लेकिन उसके बावजूद मिड कैप दिन भर लाल निशान में रहे ही नहीं, वो हरे निशान में आए ही नहीं, एक बार भी नहीं आए वो। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। F&O के अंदर कौन से डाटा इंपॉर्टेंट है, खासकर निफ्टी से शुरुआत अगर करें तो? एक चीज बड़ी मजेदार हो रही है रोज, है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, ये समझना चाहिए। नीचे बाजार आता है और प्रीमियम बढ़ जाती है इंडेक्स में, ऊपर जाता है प्रीमियम घट जाती है। अच्छा, ये बहुत टिपिकल बिहेवियर है मार्केट का। इससे दोनों तरह के ट्रेडर को समझना जरूरी है, चाहे आप तेजी कर रहे हो या मंदी कर रहे हो। अब जैसे आपने मंदी की, मंदी करके आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, नीचे आए, बिल्कुल है ना। अब मंदी करके जब आप नीचे आ रहे हो, प्रीमियम बढ़ गई, तो जो पैसा बनना चाहिए वो आपका बन नहीं रहा। ऊपर जा रहा है इंडेक्स, आप तेजी कर रहे हो, और प्रीमियम एकदम से घट गई। परसों जब आप शो छोड़ के गए थे 165 पॉइंट की, बार बार मत बोलिए। नहीं बोलना तो पड़ेगा ना भाई, याद तो दिलाना पड़ेगा ना आपको, जब छोड़ा था छुट्टी ली है कई दिनों के बाद। मैं मिस कर रहा था इसलिए डिप्टी। तो 165 170 अंकों की जो प्रीमियम थी बैंक निफ्टी की, कल वो घट के 30-32 पॉइंट की रह गई। तो आपके 150 पॉइंट तो इसी चले गए, 125 पॉइंट, है ना। तो आपने पैसा बनाया किससे, अगर आपने ऊपर में तेजी कर ली तो। और सेम कल जो लोग मंदी की सोच रहे हैं, आप सोचिए 31 पॉइंट की प्रीमियम बढ़कर हो गई 113 पॉइंट की। तो आप मंदी भी कर रहे हैं तो पैसा कहाँ बन रहा है, स्पोर्ट में गिर रहा है, फ्यूचर में नहीं गिर रहा। तो ये तेजी और मंदी करके बहुत मुश्किल है पैसा बनाना इस तरह के बिहेवियर में, जब एडजस्टमेंट प्रीमियम का हो रहा है, इंडेक्स का कम हो रहा है। जितना इंडेक्स बढ़ रहा है घट रहा है, उसका आधा जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो प्रीमियम में। कल भी ऐसा ही हुआ और आज भी ऐसा ही है।
आधा तो प्रीमियम ही घट बढ़ रही है। तो मतलब इंडेक्स में कैसा पैसा बनाओगे आप फ्यूचर में? नहीं रहा होगा। हाँ, स्टॉक्स में आ जाइए, स्टॉक्स में आ जाइए। ठीक है, इस बीच एफ&ओ में ही अगर ऑप्शंस के डाटा 11,000 10,800 पहले निर्णायक लेवल है। 26 लाख शेयर पुट में है और 20 लाख शेयर कॉल्स में है। उसके नीचे 100 पॉइंट की रेंज मान लीजिए, ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। बैंक निफ्टी आज से वीकली एक्सपायर सीरीज का पहला दिन है, डेटा बहुत कम है। नीचे की तरफ 27,200 300 बहुत अहम सपोर्ट है। 27,500 पे भी 2-3 लाख शेयर की पोजीशन है। डेटा में कुछ है नहीं, छोड़ दीजिए बैंक निफ्टी देखेंगे आज क्या होता है, क्योंकि 3 दिन तो बैंक निफ्टी ने बहुत एक्शन दिखाया, 3-4 दिन निफ्टी तो सुस्त था। अब हो सकता है आज निफ्टी कमान संभाले लीडरशिप की बैंक निफ्टी के मुकाबले में। 3 दिन से वो ठंडा था, 3 दिन से निफ्टी ठंडा था, तो पता नहीं अंदर से एक फीलिंग आ रही है। हालांकि बहुत ईमानदारी से बोलूं, कोई ऐसा दिख नहीं रहा कच्चा तेल और रुपए को देखते हुए या ग्लोबल एशिया का हल्का फुल्का सा माहौल है, लेकिन पता नहीं अंदर से एक फीलिंग आ रही कि बहुत हो गया भाई, अब 10,900 10,925 चला जाए, एक बार उधर देखा जाए, ऐसा लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है। ठीक है, ये के बाद 6 सेंस बड़ी काम करती है, डाटा से ऊपर ये 6 सेंस होती है जो आपको इंडिकेट करती है। खैर, इस बीच आज के स्टॉक्स देख लेते हैं, स्टॉक ऑफ द डे के अंदर। आज का शेयर है कि शेयर्स है? नहीं, शेयर एक है, लेकिन डिम्पी इस 6 सेंस में एक ही चक्कर है जो शायद मूड बिगाड़ दे या 10,900 को वहां जाने में मुश्किल पैदा करे, वो है टीसीएस। और आज स्टॉक ऑफ द डे पर हम टीसीएस ही शॉर्ट दे रहे हैं। 2 वजह। पहला, मुनाफे का आंकड़ा थोड़ा सा उम्मीद से कम है, मार्जिन थोड़े से उम्मीद से कम है। डॉलर रेवेन्यू का आय ठीक है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक या उम्मीद से हल्की सी अच्छी कह सकते हैं। अब वैसे की फैक्टर ये देखिए, टीसीएस का मैनेजमेंट गाइडेंस तो देता नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो क्या कहता है मैं आपको बता दूं। टीसीएस का मैनेजमेंट हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट लाइव होगा सुबह 8:50 में, हिंदी में बात करेंगे। अरे वाह। हाँ। अब आज आप देखिए, राजेश गोपीनाथन साहब है, एक से एक बड़े दिग्गज आप देख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने एम नाइक साहब को सुना, एल&टी के चेयरमैन। तो सब बड़े बड़े दिग्गज। उसके 2 दिन पहले आपने वेदांता के अनिल अग्रवाल साहब को सुना। तो बाजार के हर एक बड़े दिग्गज को पसंद है जी बिजनेस। नाइक साहब ने तो कहा भी था। तो हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल आज टीसीएस का बोर्ड रूम करेगी, वहीं पर टीसीएस के हेडक्वार्टर से, तो वो देखना मत भूलिएगा। 8:50 पर हम लाइव होंगे टॉप मैनेजमेंट के साथ। लेकिन हाँ, वो गाइडेंस देते नहीं है, सिर्फ बताएंगे कि क्या आगे दिख रहा है। तो उनकी कमेंट्री तो थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन एक बार मैं, अब मुझे पता नहीं ना कमेंट्री क्या देंगे, एक बार मैं उसे न्यूट्रल मान लूं। तो जो सिर्फ नंबर से कमेंट्री के बाद हम एक बार कोशिश करेंगे कि 9:08 पे आपको और पिक्चर क्लियर करके दें, लेकिन सिर्फ नंबर्स के दम पर टीसीएस को थोड़ा नीचे आना चाहिए। अगर ऊपर खुल जाए डेफिनेटली बेचे, लेकिन नीचे आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि टीसीएस गिर जाएगा, लुट जाएगा, बड़ा पिट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा कमजोरी भी नहीं है, ठीक है ना। रिजल्ट्स के पहले कुछ भी चला नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, इसलिए थोड़ी जगह नीचे की बनती है फंडामेंटली। शॉर्ट करना है टीसीएस का फ्यूचर्स 1920 आपका स्टॉप लॉस है फ्यूचर्स का। थोड़ा सा मैंने दूर दिया है, 1880-85 बंद हुआ है। 1860, 1850 और 1835 तीसरा अल्टीमेट टारगेट है जो हमारे अभिषेक जी ने लगाया नहीं है, अब लगाएंगे। 1835 भी लगा दीजिए, कहीं आ गया तो आ जाएगा भाई, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, टारगेट तो लगा दो। अच्छा, वैसे अभिषेक जो लेवल छोड़ते हैं वो जरूर आता है। जब नहीं लिखते तो पक्का ही आ जाता है। तो 1850, 1860, 1835 नीचे के 3 टारगेट है टीसीएस के लिए, बस एक ही स्टॉक है। 1860, 1850 और 1835 ये 3 टारगेट हैं, आप जरा नोट कर लें। 1920 एक आपके लिए एक स्टॉप लॉस होगा तो टीसीएस है। खैर, इस बीच 9 बजे हम आपके सामने आज का हीरो भी लेके आएंगे 9 से 9:05 के बीच में। जिस समय आप 20 शेयर नोट कर रहे होंगे ना, हाथों हाथ आपको आज का हीरो शेयर भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच रिसर्च की पूरी टीम मेरे साथ जुड़ चुकी है। पूजा हमेशा की तरह आपको बेहतरीन खबरों वाले शेयर, रजत फंड हाउसेस की रिपोर्ट्स के साथ साथ आपको खबरों वाले शेयर, और साथ ही दिवांशी हमको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बताएगी। काफी रेयर होता है इस तरह की स्क्रीन पर जब आप किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। और ये आपको आज फिर से जी बिजनेस की स्क्रीन पर दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल। और हम तो इसको एकदम हर दिन को इसी तरह से लेते हैं, सेलिब्रेशन डे। मौका मिलना चाहिए सेलिब्रेट करने का, कोई छोड़े ना हम। और यही सेलिब्रेशन आज तो आप देख रहे हैं, रविवार को भी आप देखेंगे बुलरन में। मंडे को देखिए 14 तारीख को आपको जी बिजनेस देखने का मजा आ जाएगा, ये मेरा दावा है। वाह, बहुत बढ़िया। आमतौर पर मैं ऐसा इतना आपको कॉन्फिडेंटली बोलता नहीं हूँ। 14 तारीख को आप देखिए, आपको लगेगा कि या तो आप हमारे घर में हैं या हम आपके घर में। वाह, शानदार। तो 13 तारीख को ग्राउंड पे और 14 तारीख को स्क्रीन पे आपके साथ, आपके ही लिए हैं, और ये आप तस्वीर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखेंगे। खैर, इस बीच खबरों वाले शेयर भी जरा नोट कीजिए। पूजा, शुरुआत करें आप। शुरुआत कर लेते हैं। आज टीसीएस के नतीजे तो आ ही चुके हैं। इन्फोसिस आज अपने नतीजे घोषित करेगी, उस पर नजर रहेगी। और इसके अलावा कर्नाटका बैंक, RIIL और TRF के भी नतीजे आएंगे, तो इन तमाम नतीजों पर नजर रखनी होगी। टीसीएस कल कंपनी के नतीजे आए,
Q3 के जो नतीजे आए हैं वो मिले जुले ही रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें तो वो अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। PVR, आइनॉक्स लेजर जैसे स्टॉक्स पर भी नज़र रखिए। आज 5 बड़ी मूवी जो कि मोस्ट अवेटेड मूवीज़ हैं वो रिलीज़ हो रही हैं। बॉलीवुड से अगर बात करेंगे तो मनमोहन सिंह की बायोपिक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज़ हो रही है आज, और सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड उरी आज रिलीज़ हो रही है। और साउथ में भी 3 बड़ी मूवीज़ रिलीज़ होनी है, जिसमें कि रजनीकांत की भी एक मूवी पेटा का नाम शामिल है। हमने देखा PVR में पिछले 5 दिनों से अच्छा तेज़ी बनी हुई है और अभी भी 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। तो आज इन 2 स्टॉक्स पर भी नज़र रखिए। वेल्सपन एंटरप्राइजेज, यहाँ पर खबर आई है कि रोड प्रोजेक्ट के लिए करीब 1460 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है। तो आज इस स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा तमाम चाय और राइस स्टॉक्स भी आज फोकस में रह सकते हैं। यहाँ खबर आ रही है कि कृषि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी सरकार, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी लाने पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ एक अहम खबरें हैं, खासकर इसमें एग्रो कम्युनिटी से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं वो आज जरूर फोकस में रहेंगी, क्योंकि सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं नीतिगत कुछ फैसले लेने वाली है। रजत, आप भी बताएं खबरों वाले शेयर, साथ में जो फंड का एक्शन हुआ है ना वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तो सबसे पहले एवररेडी भी आज नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर खबर बड़ी है। इनके जो प्रमोटर हैं BM खैतान, उसके जो विलियमसन मेगर, वो अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं, यानी कि कंपनी बेचना चाहते हैं, और इसके लिए फॉरेन और डोमेस्टिक स्ट्रैटेजिक एक्वायर्स जो है वो हो सकता है कि बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी अपनी दिखाएं, दिलचस्पी दिखाएं। ये बता दूं आपको कि एंटरप्राइज वैल्यू जो आंकी गई है वो 3000 से 4000 करोड़ हो सकता है कि इसकी एंटरप्राइज वैल्यू आंकी जाए, और अभी फिलहाल 1500 करोड़ के आसपास का ही धंधा है इनका एवररेडी का। एक बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक इसका मर्चेंट बैंकर नियुक्त हुआ है, वो ही लीड कर रहे हैं इनके प्रोसेस को, लेकिन ये कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। जो मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं, डेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चर करने की इस समय कंपनी को जरूरत है, और प्रमोटर चाहते हैं कि वो हिस्सेदारी बेच दे, और ये एंटरप्राइज वैल्यू 3000 से 4000 करोड़, यानी कि कुल कारोबार की वैल्यू 3000 से 4000 करोड़ रुपए आंकी जा सकती है। तो एक बड़ी खबर है एवररेडी इंडस्ट्रीज के लिए, आज के सत्र के लिए इस पर नजर रखनी होगी। जेट एयरवेज पे भी खबर ये आई है कि टाटा ग्रुप के साथ इनकी फिर से बातचीत शुरू हो गई है। हिस्सा बिक्री के लिए बातचीत, पहले भी प्रिलिमिनरी टॉक्स हुए थे, कोई भी उसके अपडेट नहीं निकल के आया, क्लैरिफिकेशन नहीं निकल के आया, लेकिन अब फिर से कंपनी टाटा ग्रुप से बातचीत कर रही है और हो सकता है जल्दी फैसला ले। कंपनी के पास मात्र 1 महीने की ही नकदी बची है। ये डेट पेमेंट रीपेमेंट शेड्यूल भी अगले हफ्ते हो सकता है कि सौंपते हुए नजर आए, और कंपनी ने क्रेडिटर्स से बात भी की है कि जो एरियर्स बढ़ते चले जा रहे हैं उसका भुगतान जो है वो अप्रैल और उसके बाद सितंबर में करते हुए नजर आएंगे। तो जेट एयरवेज पे आज मल्टीपल खबरें हैं। साथ साथ सन फार्मा के ऊपर खबर यह है कि सन फार्मा को एक दवा के लिए US FDA से मंजूरी मिल गई है। इनकी एक दवा है सेरेंटा, उसको मंजूरी मिली है US FDA से। CL एडुकेट आज फोकस में रहने वाला है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने 1 लाख शेयर 115 रुपये प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं, यानी कि इक्विटी टर्म्स में देखें, परसेंटेज टर्म्स में तो 0.73% हिस्सेदारी बैठती है इसकी। और आखिर में है शक्ति पंप्स, जिसमें 9 से 10 जनवरी को कामकाज बंद किया है कंपनी ने। कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर के बीच जो तनाव है उसके चलते कामकाज बंद किया गया। ठीक है, इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो जेट एयरवेज की दिख रही थी, जिसमें सिर्फ 1 महीने की नकदी बची है। खैर, आज के अखबारों में वापस से खबर आ रही है कि शायद टाटा इंटरेस्टेड हो, वापस से में कोई बात कर ले, ये बात भी सामने निकल के आ रही है। ठीक है, ध्यान देंगे इस खबर पे आज जेट एयरवेज पे, हालांकि है भी F&O बैन में। दिवांशी गज ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है। दिवांशी, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बताएं। बिल्कुल, आज सबसे पहले तो TCS जिस तरह से नतीजे आए हैं, उसके बाद जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हैं। जिस तरह से आय बढ़ी है, लेकिन मार्जिन्स यहाँ पे अनुमान से थोड़े से कम आते हुए दिखे, और जिस तरह से क्रॉस करेंसी का इम्पैक्ट है उसी की वजह से यहाँ पे जो लक्ष्य है वो भी घटा रहे हैं। और ये मान के चल रहे हैं कि अब आने वाले साल में जिस तरह से मार्जिन्स है वहाँ पे अनुमान भी घटा रहे हैं, लगभग 30 बेसिस पॉइंट से लेकर 70 बेसिस पॉइंट के जो अनुमान है वो घटा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, क्रेडिट स्विस ने सबसे कम टारगेट्स दिए हैं, यहाँ पे 1775 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं पे CLSA और मैक्वारी दोनों ने अपने जो लक्ष्य है वहाँ पे घटा दिए हैं। CLSA 2500 से घटाकर 2460 तक के टारगेट्स किए हैं, तो बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मार्जिन्स यहाँ पे घट सकते हैं उसी का इम्पैक्ट दिख रहा है। 1775 क्रेडिट स्विस, हाँ, सबसे कम टारगेट्स उनके हैं। बड़े उत्साही हैं तो आ जाएगा, लेकिन हाँ CLSA ने भी घटाया थोड़ा 40 रुपए से टारगेट, मतलब वही ये मान के चल रहे हैं कि मार्जिन्स यहाँ पे लगभग 30 to 50 बेसिस पॉइंट्स तक आने वाले साल में घट सकते हैं। अच्छा, और मतलब ½ % मार्जिन कम होंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए, किसी ने एक ने भी टारगेट बढ़ाया नहीं ना? नहीं, किसी ने टारगेट्स नहीं बढ़ाए, किसी ने नहीं बढ़ाया, मतलब थोड़ा नीचे तो जाना तय है। ठीक है, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं? उसके अलावा आज ITC पर इंटरेस्टिंग CLSA की रिपोर्ट है, क्योंकि ये मान रहे हैं कि यहाँ से डाउनसाइड जो है वो थोड़े से लिमिटेड है, और वहीं पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले 10 साल में जो सिगरेट कारोबार है वहाँ पे EBITDA बढ़ने के या मार्जिन बढ़ने की यहाँ पे पूरी उम्मीद है। 8% तक यहाँ पे मार्जिन आने वाले 10 साल में बढ़ सकते हैं। लक्ष्य जो दे रहे हैं वो 400 तक का दे रहे हैं। वहीं पर आज मेरिको पर भी मॉर्गन स्टैनली की राय, और वो ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से कूपरा की जो कीमत है वो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, उसका थोड़ा सा
नियर टर्म इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट 230 तक के वो मेंटेन रख रहे हैं। बंधन बैंक पर आज मैक्वारी की रिपोर्ट है, जहां पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग है और वहीं पे उन्होंने अपने लक्ष्य भी घटा दिए हैं। लक्ष्य 560 से घटाकर अब 400 तक के सुझाव हैं और ये भी मान रहे हैं कि अब जो सेकंड ओवरहैंग है स्टॉक पर ये है, जिस तरह से अधिग्रहण उन्होंने ग्रुप फाइनेंस का किया है महंगे वैल्यूएशंस पर, दूसरा अधिग्रहण भी इसी लेवल्स के आसपास आ सकता है। वहीं पे आईजीएल पर यूबीएस की रिपोर्ट है, जहां पे उन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, 235 से बढ़ाकर 300 कर दिए हैं, जहां पे वॉल्यूम्स और मार्जिन्स बढ़ने की उम्मीद है। और गेल पर यूबीएस ने अपने जो लक्ष्य हैं वो घटाए हैं और ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से ब्रेंट क्रूड में थोड़े से प्राइजेस आ रहे हैं, उसी की वजह से थोड़ी कमी आ सकती है। आखिर में भारतीय एयरटेल पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की राय है 350 तक अपने लक्ष्य घटाकर वो नए लक्ष्य 350 तक का दे रहे हैं। मतलब ये घटाए, थोड़ा सा घटाया है लक्ष्य, थोड़े से घटा दिए हैं, क्योंकि एबिटा आने वाले 2 से 3 साल में लगभग 9 से 10% तक गिरने की उम्मीद है। तो चलिए, मतलब एक भी अच्छी रिपोर्ट लाई नहीं आप आईजीएल को छोड़कर। आईजीएल थोड़ी ठीक है। आईटीसी, हाँ आईटी, अरे कंज्यूमर आईटीसी कैसे भूल सकते। अच्छा, ये आईटीसी में एक चीज समझ नहीं आई मेरे को, ये इसको कोइंसिडेंस कहूं या मैं मतलब ऐसे इसके एक डिसीजन ले लूं क्या डिम्पी? हाँ ले लो सर। कि ऐसा क्यों होता है कि ये एक दिन पहले बंसल जी स्टॉक रिकमेंड करते हैं और दूसरे दिन सीएलएसए की रिपोर्ट में आ जाता है वो स्टॉक। सीएलएसए वाले इतना क्यों फॉलो करते हैं बंसल जी? उसका कोई कारण तो होना चाहिए। वो तो बंसल जी से पूछना पड़ेगा। बंसल जी बताओ, आ गए बंसल जी स्टूडियो में। बंसल जी, ये आपकी रिकमेंडेशन के बाद सीएलएसए की रिपोर्ट आ जाती है, मतलब इतने सबसे देश की सबसे बड़ी एफआई ब्रोकरेज हाउस आपको ट्रैक करती है। देखिए अनिल जी, ये तो आईटीसी तो पब्लिक डोमेन में है। एक और स्टॉक है टीटीके प्रेस्टीज, जिसपे अभी सीएलएसए ने उस पर बाई रिपोर्ट निकाला हुआ है। वो भी आपने बोला था अनिल जी, यहाँ पे नहीं बोला मैंने वो, बट उस पर मैंने रिपोर्ट निकाला हुआ है टीटीके प्रेस्टीज। क्योंकि अनिल जी वो वॉल्यूम्स कम है ना, तो हम टीवी पे ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, हाँ उस तरीके से उसको अवॉइड करते हैं, तो वो भी है। बट अनिल जी, आईटीसी में खास बात यह है कि जैसे एक टाइम पे लीवर था, जब चलता नहीं था, लोग कहते थे कि ये दुखी करा हुआ है। हाँ, 8 साल से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा अनिल जी, आयशर मोटर, एक समय था जब आयशर मोटर लोग बेच के निकल गए थे और जब चला तो वो भाग गया। तो मेरे को आई स्ट्रांगली फील कि आईटीसी 2019 इज गोइंग टू बी एन ईयर फॉर आईटीसी। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं हमारे देश को, जब भी है ना रिकमेंडेशन बंसल जी की इंग्लिश में आए ना, तो ये समझ लेना कि मतलब बहुत खतरनाक वाली रिकमेंडेशन है। इसका मतलब पूरी तैयारी की है, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इसका मतलब बहुत वजन आ गया सर। अच्छा, एक बार जरा बंसल जी हाथ लगा के देखो, बॉम्बे में, दिल्ली में, या मतलब नहीं सर, अब तो बॉम्बे वाले हो गए। बॉम्बे में, हाँ मतलब बॉम्बे वाले हो गए। हाँ लग रहा है, मुझे लगा बंसल जी हाथ तो मिलाओ अच्छी तरह से। कुछ तो वाइफ है दिल्ली वाली। तो बर्थडे सेलिब्रेशन ठीक हुए ना आपके? कुणाल जी परफेक्ट रहा ना? बहुत बढ़िया। एयरपोर्ट पे हम लोगों ने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया। एयरपोर्ट पे हमें भी बुला लेते अनिल जी, आपको तो चलिए, आज बंसल जी कुणाल जी हमारे साथ है, तो सेलिब्रेशंस तो वीकेंड तक चलेंगे। और कुणाल जी, बंसल जी और सचिन जी तीनों दौड़ लगाने को भी तैयार है रविवार को हमारे साथ बीएससी बुल रन में। आप सबका स्वागत है। चलिए सचिन जी, शुरुआत आपके साथ करते हैं, पिक्स बताइए सबसे पहले। अनिल जी, 2 स्टॉक्स है, दोनों लॉन्ग साइड पे है। पहला स्टॉक होगा एमएनएम पे। इनफैक्ट अगर हम 2 महीने का डेटा देखें तो स्टॉक 810 और 710 के दायरे में ऑस्किलेट कर रहा था। जिस तरीके से 4 दिन का प्राइस एक्शन है, आई थिंक यहाँ पर 720-710 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है और एक वापस मीन रिवर्जन प्ले हो सकता है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए एमएनएम में। स्टॉप लॉस रेकमेंड करूँगा 720 का और एक 760 का इमीडिएटली एक टारगेट होगा। सेकंड कॉल होगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे, जहाँ पर एक अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से अनवाइंडिंग हुई है 500 के कॉल ऑप्शन में और जिस तरीके से राइटर्स थोड़े से शिफ्ट हो रहे हैं 510 पे, आई थिंक यहाँ पर एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। स्टॉप लॉस होगा अराउंड 475 का और टारगेट होगा अराउंड 514 का 1 से 2 दिनों के लिए। यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो स्ट्रैटेजी आई थिंक 490 के कॉल ऑप्शन थ्रू भी पार्टिसिपेट की जा सकती है। कॉल ऑप्शन अवेलेबल है अराउंड 12.5 के आसपास। 8 का स्टॉप लॉस होगा और 20 का टारगेट होगा। ठीक है, एक तो एलआईसी हाउसिंग, इस पे आप ध्यान रखें। ये आपके सामने एक ऑप्शन है 490 की और इस पे 12.5 रुपये मिलेगी, 20 का टारगेट। और साथ दूसरा शेयर है एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप इस पे भी खरीदारी कर सकते हैं। ये लेवल्स आप एक बार जरा नोट कर ले, फ्यूचर्स के भी और ऑप्शंस के भी, और एमएनएम के फ्यूचर्स के लेवल्स भी आप नोट करें। कैश के, माफ कीजिए, कैश के लेवल है 760 टारगेट होगा, 720 का एक स्टॉप लॉस है। एमएनएम और एलआईसी के अंदर दोनों ट्रेड आपको मिले। कुणाल जी, आपकी भी तैयारी, तो आज का आपके ट्रेड? डीपी जी, 2 काउंटर्स हैं जिनमें खरीदारी की राय है। सबसे पहले तो एक्सिस बैंक हालांकि कल काफी सुस्त था, निचले स्तरों पर मुझे लगता है कि अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना था, लेकिन एक्सिस बैंक में जो 2 दिन पहले ब्रेकआउट आया, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है और एक्सिस बैंक में आपको 675 और बाद में 685 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। मेरी राय में एक्सिस बैंक लेना चाहिए, स्टॉप लॉस 650 पर रखें। और दूसरा काउंटर है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में भी एक ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में देखा था
और मुझे लगता है ये स्टॉक भी आउट परफॉर्म करेगा बाजार को आने वाले वक्त में। तो टोरेंट फार्मा बाय करें, 1830 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें और 1885 इसके लिए टारगेट। ठीक है, टोरेंट फार्मा खरीदना है। वैसे भी आपका पसंदीदा शेयर है टोरेंट फार्मा, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं जब भी इसमें कुछ ना कुछ ब्रेकआउट आता है। तो टोरेंट फार्मा और एक एक्सिस बैंक पे आपका बुलिशनेस वो भी देखने को मिल रहा था जब आपने येस बैंक से शिफ्ट करवाया था एक्सिस बैंक की तरफ, वो बेहद काम आया था। लेकिन येस बैंक की बात निकली तो एक बात कर दूं, अच्छा कल देर शाम ये टॉक ऑफ द टाउन था, मतलब हर आदमी एक ट्वीट की बात कर रहा था, एक मैसेज पूरे सोशल मीडिया पे ट्विटर पे घूम रहा था कि परेश सुतनकर साहब हैं, वो येस बैंक के नए सीईओ बन रहे हैं। और ये जी बिजनेस के हवाले से खबर आई है और जी बिजनेस का नाम लगाकर ये खबर चल रही थी कि जी बिजनेस ने खबर फ्लैश की है कि बोर्ड मीटिंग भी 21 या 24 तारीख जो भी है उस दिन बोर्ड मीटिंग है और उस दिन येस बैंक के सीईओ भी सुतनकर साहब हो जाएंगे फाइनल। मुझे कई लोगों के फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए, बड़े बड़े लोगों के एकदम बाजार के सारे दिग्गज जो हमारे अच्छे मित्र हैं, अरे अनिल जी आपके यहाँ ये खबर चल रही है, आपके यहाँ ये खबर चल रही है। मैंने चेक किया, हमारे यहाँ कहीं कोई खबर नहीं थी, फिर तुरंत हमने ट्वीट किया और ट्वीट करके बोला कि भाई ये खबर गलत है, ऐसी अफवाह पे ध्यान न दें, न तो ये हमने जी बिजनेस पे कहीं कोई ये खबर चलाई है, न हमारी कहीं सोशल मीडिया पे और कहीं कोई स्टोरी हुई है। फिर ये मैंने ट्वीट किया, तब जाके शांति हुई। तो मतलब कोई तो ऐसा आदमी है जो येस बैंक को बहुत जल्दी से ऊपर ले जाना चाहता है स्टॉक को, जो इस तरह की खबरें हमारे नाम पे। लेकिन इन सब चीज़ों में ये चीज़ गलत है कि इस तरह की अफवाहें हो रही है और आप किसी न किसी पर्पज से चला रहे हैं, नहीं तो ज़रूरत क्या है कि इतना बड़ा आदमी उनका सीईओ बन के आ रहा है। लेकिन मुझे इसमें एक अच्छी चीज़ भी लगी डिम्पी, सोचिए क्या है, लोगों को जी बिजनेस का नाम इस्तेमाल करने का आनंद आ रहा है। बोले कि अच्छा आप किसका नाम लगाएंगे जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जो भरोसेमंद हो। सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे स्टेक सेल को लेकर, कई बैंक्स को लेकर, कई स्टोरीज को लेकर बड़ा बवाल मचा है और लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए कि मीडिया रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आप कोई भी स्टोरी कर देते हैं, किसी के साथ शादी करवा देते हैं, डिवोर्स करवा देते हैं, किसी में स्टेक, किसी में मर्जर, किसी में एक्विजिशन, ये सब का। हमने जी बिजनेस में कभी कोई ऐसी खबर की नहीं, सनसनीखेज में हमारा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। हमारा इंटरेस्ट तो हंसने हंसाने में, आराम से हल्का फुल्का शो करने में। अगर खबर सही है तो स्वाति खंडेलवाल आएगी या उसकी टीम आएगी, वो खबर देगी आपको। और 90%, हम ये तो नहीं कहते 100% हम सही है, लेकिन 90% हमारी खबरें सही पड़ेगी और आज नहीं तो कल पड़ेगी। तो हमें वो सनसनीखेज खबर करके स्टॉक को, कोई निफ्टी का स्टॉक 15%, 20%, 10% चल जाए, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए लोगों को लगता है कि जी बिजनेस का नाम लगाओ, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे लोग। तो येस बैंक की इस खबर पे तो हमारी बहुत साफ सफाई है। मैंने रात को ट्वीट किया है, एक बार फिर से हमारे सारे दर्शकों को बता दें, आगाह कर दें कि इस तरह के अफवाह में ना आए, हमारी तरफ से ये कोई खबर नहीं है। और हमने तो कभी नाम बोला ही नहीं, बिल्कुल कभी बात नहीं हुई इसके बारे में। चलिए ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन भी आपके सामने है। और आज की जो रिपोर्ट है उसमें कुणाल जी की तरफ से 2 शेयर दिए गए थे, उसमें एक्सिस बैंक है और एक टोरेंट फार्मा है। विजय चोपड़ा जी भी इस बीच हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और बंसल जी हमारे साथ आप मुंबई से हैं। पहले बार मैं चोपड़ा जी से जरा जान लेता हूँ उनकी इन्वेस्टमेंट वाली कॉल, फिर बंसल जी से आज के उनके ट्रेड जानेंगे, स्पेशल ट्रेड जब वो आईटीसी को लेकर इतने बुलिश है। तो विजय जी गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से सर आज के सौदे। गुड मॉर्निंग डिम्पी, अनिल जी। मैंने भी आईटीसी को चुना था और जाहिर बात है कि इस पे एक रिपोर्ट भी आई है, मगर कुछ दिन से, 2-3 दिन से तो बहुत स्ट्रांग भी लग रहा था आईटीसी। और बिल्कुल ठीक बात बोली राकेश जी ने कि कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा स्टॉक बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करता रहता है और लोग उसको छोड़ देते हैं। तो आईटीसी का भी कुछ ऐसा ही हाल लगता है और सीएलएसए ने भी 400 का टारगेट दिया है, मगर मैं थोड़ा छोटा टारगेट दूंगा थोड़े समय के लिए। 300 और 310 मुझे लगता है बहुत जल्दी आईटीसी में आना चाहिए। मेरा दूसरा कॉल है, कुणाल जी बोल चुके हैं, एक्सिस बैंक और एसबीआई दोनों में हम लोग अच्छी तेज़ी कर रहे हैं और रिकमेंड भी कर रहे हैं। मुझे लगता है 680, 690 बहुत जल्दी इसमें अचीव होना चाहिए और 652 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। और जो तीसरी कॉल है वो डॉक्टर रेड्डीज़ है। डॉक्टर रेड्डीज़ में भी कल काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला और उसमें कुछ बाइंग इंटरेस्ट भी था। मुझे लगता है कि 2600 पे करीब ये ट्रेड कर रहा है और ये बहुत जल्द
आपको 2650 2700 जाता हुआ दिखेगा और इसमें 2570 का एक स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा डिम्पी। ठीक है, इंटरेस्टिंग है तीनों के तीनों कॉल। आईटीसी, एक्सिस बैंक ऑलरेडी आज कॉल पहले भी डिस्कस हुई, लेकिन विजय जी की लिस्ट में भी है ये। डॉक्टर रेड्डीज जैसे ही 2600 आता है ना, इस पे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों की नजर हो जाती है, तो इसलिए 2650 एक टारगेट रखें, 2575 का एक स्टॉप लॉस रख लेते हैं। अब बंसल जी से जानते हैं आज के सौदे। बंसल जी, आईटीसी पे तो आपका फुल कन्विक्शन है, इसके अलावा डिम्पी दूसरा एक स्टॉक जिसपे आईटीसी से बराबर का ही कन्विक्शन है वो है सीमेंस, जो मुझे लगता है बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ओवरवेट होके सीमेंस को बाय करना चाहिए। 1040 एक बड़ा बेस है, मात्र 25-30 रुपए का रिस्क बैठता है। ये स्टॉप लॉस लगा के पहला टारगेट 1128 का बैठता है, इस टारगेट के लिए सीमेंस को बाय करें। और दूसरा एक बाय कॉल एनसीसी पर है। स्टॉक नीचे से एक अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है, एक अच्छा पैटर्न है डिम्पी। इन्हीं पैटर्न्स पे हमने मनापुरम फाइनेंस को भी 88-89 के अराउंड रिकमेंड किया था 99 रुपीज के टारगेट के लिए। थोड़ा समय लगा वहां पे 10-15 दिन, बट लगता है कि एनसीसी में उतना समय नहीं लगेगा। 89.50 का स्टॉप लॉस लगाएं और 98 के टारगेट के लिए एनसीसी को बाय करें। दो राकेश है ना इसमें, राकेश झुंझुनवाला और राकेश बंसल। अरे जी, जैसे भी आपने येस बैंक का बताया है, वो एक व्हाट्सएप चल रहा था, आपको पता है जी बिजनेस को लेकर एक और व्हाट्सएप चल रहा है कि जी बिजनेस के सौजन्य से व्हाट्सएप चल रहा है कि चांद पर पानी और बर्फ की खोज हो चुकी है। हाँ, खाली तो डिम्पी जी कब जा रहे हैं उसको लेके तो नहीं तो मतलब तो जीते दो। वो तो अब क्या है कि वो कहते हैं ना गेहूं के साथ गुण पिसता है, वैसा हाल है। अब क्या होता है कि मीडिया में कोई दो खबर गलत चले तो फिर उन खबर का मतलब अब किसी ने भी की वो खबर गलत, लेकिन नाम पूरे मीडिया का आता है। तो भाई ठीक है, हमारी खानदान के, हमारी जात बिरादरी के लोग गलत काम करेंगे तो हमारे पर भी आएगा ही। इसीलिए मैंने कहा कि जल्दी से क्लैरिफिकेशन दे दिया जाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे। आइए जेट एयरवेज, इस पर राय ली जाए। चोपड़ा साहब, खरीदना है या बेचना है? क्योंकि एक खबर तो ये अच्छी आई है कि हिस्सा बिक्री के लिए टाटा ग्रुप से फिर से दोबारा बातचीत कर रहे हैं। दूसरी खबर ये कि कंपनी के पास 1 महीने की नकदी बची है। हालांकि हमें तो इतना अंदाजा भी नहीं था कि 1 महीने की भी बची है, मैं तो इसे भी पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। तो 1 महीने की नकदी भी बची है कह रहे हैं ये, और हिस्सा बिक्री के लिए टाटा ग्रुप से फिर से बातचीत भी हो रही है। खरीदना है या बेचना है 240-42 पर? अनिल जी, यही चीज आपने मुझसे लगभग 1 हफ्ते पहले हर बार पूछता हूं कि जेट एयरवेज हर बार पूछता हूँ, मेरा हर बार यही जवाब होता है, जब तक कंट्रोवर्सीज हैं काउंटर में मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों तरफ का चाल हो सकती है। बेचेंगे, हो सकता है कोई अच्छी खबर आए तो यहाँ से जेट एयरवेज की चाल बहुत तेज होती है, 30-40 रुपए कभी भी ऊपर दे देता है और वैसे ही नीचे भी चलता है। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर कंट्रोवर्सी है वहाँ पे पंट क्यों करना, जब दूसरी अच्छी पॉजिटिव खबरें हैं मार्केट्स में, अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर तेज़ी बन सकती है। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा पंट करने के लिए। और अगर टाटा के साथ कुछ विलय होता है, बहुत अच्छी खबर होगी जेट एयरवेज के लिए और स्टेबिलिटी आएगी काउंटर में और थोड़ा बहुत कैश फ्लो भी अच्छा होगा, जो कि कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। मगर जब तक एक पुख्ता खबर नहीं आ जाती है अनिल जी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, इस बीच कुछ खबरें भी हैं प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर। आपको पता ही है ब्रेकआउट सबसे पहले जी बिजनेस पे नोटिफाइड किया था, एक ही दिन के अंदर शेयर काफ़ी चला भी था। कुणाल जी जरा आप ही देखिए, क्योंकि आपने चार्ट कॉर्नर में भी दिया था। कंपनी का बायो एनर्जी सेगमेंट में एक्सपेंशन की योजना है और ये कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा उनको और आगे चल के मिलेगा। आज एक पॉजिटिव खबर हो रही है, तो एक बार जरा रिकमेंडेशन आपके प्राज इंडस्ट्रीज पे। देखिए, ब्रेकआउट तो पहले ही आ गया डिम्पी, खबरें अब बाद में आ रही हैं। मुझे लगता है कि देखिए स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। हमने प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत विस्तार से 2-3 बार लगातार बात की है और मुझे लगता है कि प्राज इंडस्ट्रीज में 175-180 का जो हमारा इवेंचुअल टारगेट है वो आपको कुछ वक्त में आते हुए दिखेगा। तो पोजिशनल बेसिस पर खरीद करके रखें। ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसमें निवेशित रहते हैं तो मुझे लगता है 175-180 के लेवल प्राज इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेंगे। बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट इस काउंटर में आ चुका है। ठीक है, इस बीच खबर ये भी आई है कंटेनर कॉरपोरेशन को लेकर कि उन्होंने 10 जनवरी यानी कि कल से ही कोस्टल ऑपरेशन प्रोजेक्ट पे अपना कामकाज शुरू कर दिया। ये करीब 700 लोडेड कंटेनर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं। एक बार सचिन जरा इस पर देखिए, कंटेनर कॉरपोरेशन, इस पे ये है पॉजिटिव खबर। शेयर की क्लोजिंग भी कल ठीक ठाक थी। इनफैक्ट 1 साल से स्टॉक में एक रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो 690 के आसपास थोड़ा सा आ जाता है और एग्जॉस्ट हो जाता है। अगर इस खबर के वजह से ब्रेकआउट हो जाता है तो आई थिंक एक काफ़ी अच्छी एक्सटेंडेड मूव आएगी। 730-735 के टारगेट्स आ सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है। 680 का एक अहम लेवल होगा, जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग है आई थिंक तब तक ब्रेकआउट की उम्मीद करनी चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट इस्टेब्लिश होता है तो 730 तक एक एक्सटेंडेड टारगेट आ सकता है।
इस बीच बंसल जी, आपकी लिस्ट में आज ना एनसीसी है, एक एनबीसीसी पे भी खबर है। इसमें दिसंबर 2018 तक के सारे ऑर्डर्स की डिटेल आई है। 187 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनके हाथ में है एनबीसीसी के अंदर। तो एक बार जरा एनबीसीसी के चार्ट भी लगे हाथ देख लीजिए, ये भी पुल बैक का कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। देखिए डिम्पी, टेक्निकल रुझान तो स्टॉक का ठीक है और आपने एकदम राइट पॉइंट पर आइडेंटिफाई करा कि टेक्निकल पुल बैक। डिम्पी, स्टॉक का देखिए कल की क्लोजिंग 61 रुपीज 25 पैसा है, नीचे में 60 रुपए 75 पैसे एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो 60 रुपीज 75 पैसा आपका स्टॉप लॉस है, जो भी पोजीशंस आप होल्ड कर रहे हैं, और नई खरीदारी भी की जा सकती है 60 रुपए 75 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एक कैश का शेयर है कुणाल जी, जरा आप देखिए वेल्सपन एंटरप्राइजेस रोड प्रोजेक्ट के लिए इनको भी 1460 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और ये महाराष्ट्र सरकार से मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं, आज ये गैप के साथ ही खोलेगा शायद इस खबर की वजह से। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद डीपी प्रयास करना है कि थोड़ा ऊपर आ जाए तो निकल जाए, क्योंकि देखिए 120 के आसपास मुझे लगता है एक रेजिस्टेंस है और ये काउंटर काफी वक्त से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसमें देखिए पहले एक आउट परफॉर्मेंस देखी गई थी, फिर इसने 150 के एक बहुत अहम स्तर को तोड़ा और तब से निराश कर रहा है। मुझे लगता है उछाल आए, निकलने का प्रयास करें। ठीक है, इस बीच खबर ये भी है कि सरकार कृषि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ और सब्सिडी दे सकती है। सब्सिडी के दो सेगमेंट होंगे, पहला चाय और दूसरा चावल। चाय और चावल वाले शेयरों पे थोड़ा ज़्यादा नोटिस रखिएगा, ये पूजा त्रिपाठी ने भी आपको खबर दी थी। विजय जी, जरा आपसे मैं जानना चाहता हूँ इसमें से आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है, क्योंकि है तो चलते न्यूज़ के साथ ही अभी और सारा ग्लोबल सेटअप है इनका आजकल प्राइसिंग को लेकर। अब सरकार कुछ एक्सपोर्ट्स बेनिफिट दे सकती है, देने तो हैं, पहले भी बातचीत चल रही थी, किसको खरीदे? देखिए, चाय कंजम्पशन स्टोरी है और मुझे लगता है कि आज से ही नहीं, एक्सपोर्ट्स तो अंग्रेज़ों के टाइम से ही चाय में हो रहा है, मगर काफ़ी न्यूज़ बेस्ड भी रहता है चाय का सेक्टर। तो मुझे लगता है कि इसमें विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। चाय कॉफ़ी दोनों में मुझे टाटा कॉफ़ी अच्छा लगता है, मुझे जयश्री टी अच्छा लगता है, मुझे हरिसन मलयालम जैसा स्टॉक अच्छा लगता है जिसके पास काफ़ी अच्छे टी एस्टेट्स हैं। मगर इसको आप 1-2 दिन या हफ्ते 10 दिन के लिए बिल्कुल ना लें, इसमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एंट्री करें। कंजम्पशन स्टोरी है, घर घर में चाय बनती है और सर्दियों में खास करके नॉर्थ इंडिया में कंजम्पशन बहुत बढ़ भी जाती है। अगर इसके ऊपर सरकार कुछ मदद कर रही है सेक्टर को, एक्सपोर्ट्स में कुछ सॉप्स मिलते हैं, तो मुझे लगता है इन सबकी बैलेंस शीट्स इंप्रूव होंगी। तो निश्चित रूप से एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये पूरा का पूरा सेक्टर ही अच्छा लगता है मुझे को। तो हिंदुस्तान में एक अंग्रेज आया था और उसको पूछा कि जब वापस जा रहा था महीने 2 महीने पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद, उसको पूछा भी कि आपने हिंदुस्तान में क्या खास बातें देखी, तो 2 बातें उसने बताई। बोले कि एवरी टाइम इज टी टाइम। एवरी टाइम इज टी। हमारे यहाँ कभी भी किसी को चाय पिलाओ, चाय पीने का हमारा कोई टाइम नहीं होता कि सुबह ही पियेंगे या दोपहर में पियेंगे शाम का, कभी भी चाय पी लें। तो दूसरा, एवरी पर्सन इज अ डॉक्टर। थोड़ा सा बोल दो मेरा ये दुख रहा है, 5 दवाएं, एक आदमी 5 दवा बता देगा, डिग्री वाली दूर दूर तक ना हो। जैसे बंसल जी तो खैर फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते तो हमें कई बार बता ही देते हैं, लेकिन ये दोनों ऑब्जर्वेशन तो ठीक है ना। बिल्कुल अनिल जी, और चाय का तो सबसे बड़ा फैन मैंने आपके स्टूडियो में अनिल जी, कुणाल जी, जितना पैसा अनिल जी जितनी महंगी महंगी चाय पीते हैं ना, कई बार दिल दुखता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब कि अनिल जी स्कॉटलैंड की स्कॉच से महंगी तो ये चाय पी जाते हैं। क्या बात? अच्छा, हाँ, ये तो हमने क्या बिगाड़ा सर, कभी हमें भी बुलाओ। नहीं पीजिए ना। नहीं पीजिए मतलब कैसे पीजिए? पिलाएंगे सर। ये ऐसे सुराग देते रहिए। अब हम कुणाल जी की टी पार्टी में जाएंगे। बर्थडे कब आ रही है सर आपकी? तो भी अभी गई है, तो आपने उपहार दिया था। मतलब जाने बर्थडे जाने का भी पार्टी हो सकती है सर, आने और जाने दोनों की पार्टी हो एक सकती है। नया शौक पता चला चाय का, बेहतरीन। ओके, आइए एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए, वो है कर्नाटक बैंक। सचिन जरा इसके वायदा कारोबार के डेटा देखिए, आंकड़े देखिए। आज इसका बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट्स पर के पहले क्या कोई तेजी मंदी की पोजीशन बनाई जा सकती है? अनिल जी, आई थिंक निर्णायक लेवल होगा 120 का, बट जिस तरीके से अभी भी स्टॉक में पोजीशंस है, यहाँ पर 114 के स्टॉप लॉस से थोड़ा सा बायस रखना चाहिए। बट 120 के आसपास अगर पोस्ट रिजल्ट एक मूवमेंट आ जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। बट आई थिंक यहाँ पर स्ट्रक्चर तो वैसे भी बेटर ही है, थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। 114 का निर्णायक लेवल होगा, वही स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आपने कई बार रिकमेंड भी किया है कर्नाटक बैंक रिजल्ट के दिन तेजी की पोजीशन रखना है, तो स्टॉप लॉस टारगेट कुणाल जी आप भी दे दें एक बार।
देखिए मुझे लगता है कि अनिल जी जिस तरह का स्ट्रक्चर है कर्नाटक बैंक में 117.50 118 के आसपास मुझे एक रेजिस्टेंस नज़र आता है। मुझे लगता है कि उन स्तरों पर हो सकता है एक बार कुछ कंजेशन देखने को मिले, तो 118 119 के आसपास मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो कल का लो है यानी कि 113 रुपये 50 पैसे यहाँ पर रखना है स्टॉप लॉस। ठीक है विजय जी, आईजीएल पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। यूबीएस की एक रिपोर्ट है, उन्होंने दाम तो खैर बढ़ाए हैं, 235 से 300 कर दिया टारगेट को, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कह रहे हैं कि FY18 से लेके 21 तक यानी कि अगले 3 साल में इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब 11% बढ़ेगा। ये तो पता ही है ना, दिल्ली के बाद अब दिल्ली NCR के अंदर और उससे कहीं दूर अब गैस सरकार पहुंचाना चाहती है, तो आईजीएल उसका एक बड़ा कंटेंडर है। सीधा सीधा बताओ ना, आपके इलाके में पहुंच रही है कहाँ? फरीदाबाद? सर वहाँ तो अदानी की है ऑलरेडी, पहले से ही है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा दिल्ली के आसपास के इलाके, सर मतलब मेरठ तक भी जा रही है अब तो। अच्छा अच्छा, क्योंकि आईजीएल उससे एक बड़ा कंटेंडर है। मेरठ तक वैसे भी सरकार नाम से सिग्नल फ्री एक सड़क भी बनाना चाहती है, आधा काम तक इसका हो भी चुका है। एक बार विजय जी इसके बारे में रिकमेंडेशन आईजीएल के बारे में। डिम्पी निश्चित रूप से 11% क्या, मुझे तो लगता है कि ये रेट कहीं ज़्यादा होगा अगले 5 सालों में। जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि एक मजबूरी हो जाएगी सीएनजी पे ट्रांसफॉर्म करने की, और जिस तरह से एक्सपेंशन भी चल रहा है, दिल्ली एनसीआर के बाहर भी अब जा रही है आईजीएल, और जिस तरह की लंबी लाइनें लगती हैं दिल्ली में, हम सब ने देखा है जो भी दिल्ली के वासी हैं। मुझे लगता है आईजीएल अपने पंप्स भी बढ़ाएगी और उसकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ाएगी, और इसके चलते जो एक्सपेंशन है वो 11% से मुझे तो ज़्यादा दिखाई देता है जिस प्रकार से डिमांड है। तो जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कंजम्पशन स्टोरी है, और हमारी मजबूरी भी है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो फॉसिल फ्यूल से कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल से, क्योंकि सीएनजी भी एक फॉसिल फ्यूल ही है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करके इसको सीएनजी पे जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। मैं तो इसको रिकमेंड करना चाहूँगा, 300 के ऊपर भी मेरे को लगता है 350 400 तक भी जा सकता है अगर कोई लंबी अवधि तक इसको लेके रखे तो। ठीक है, इस पीछे एक सन फार्मा को भी दवा की मंजूरी मिली है। सेरेनिटा एक दवा है जिसको लेकर मंजूरी मिली है। सन फार्मा पे आपके ये दवा का नाम है, किस फिल्म की हीरोइन का नाम लग रहा है? नहीं सर, वो शाहरुख खान वाली मूवी में मत जाइए। सेनोरिटा नहीं है? नहीं, सेनोरिटा वो ये क्या इटालियन वर्ड था, इसका नाम है सेरेनिटा। सेरेनिटा। हाँ, लेकिन आपने बोला ऐसे कि सेनोरिटा जैसा लगा। नहीं आप उसमें मत जाइए। ओके। ये दवा का नाम मैं खैर आपको सिर्फ नाम ही बता रहा हूँ, इसका फंक्शन है अच्छा। आप चलिए चाय पार्टी, आपको चाय पार्टी की वाकई में जरूरत है सर। क्या गलत कुछ बोल दिया क्या? नहीं, बिल्कुल सन फार्मा पे राय दीजिए आप। सन फार्मा पे सचिन जी राय। देखिए सन फार्मा में आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी बेटर हो चुका है। जिस तरीके से 410 के आसपास एक बेस बना है, ऊपर के लेवल्स अगर देखें तो आई थिंक 470 तक इसमें जगह है। तो आई थिंक यहाँ पर पॉजिटिव बायस ज़रूर रखना चाहिए। 430 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन करनी चाहिए। 470 के आसपास जैसे ही स्टॉक आ जाता है वहाँ पे रिव्यू करना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए सन फार्मा पर।